E प्लस O2 गिव्स क्या आपका EO2, है ना, मतलब C प्लस O2 क्या आपका CO2, और ये एक तरीके का क्या आपका कंबसन रिएक्शन है, समझ रहे हो। उसके बाद कंबसन रिएक्शन या डेल H क्या है आपका निगेटिव एनर्जी रिलीज होगा, C प्लस O2 क्या होगा CO, क्योंकि O2 किस में बच्चों लिमिटेड अमाउंट में, अगर ये लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। दूसरी बात कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जिसमें CO2 CO SiO2 PbO2 PbO, है ना, और जो भी डिफरेंट कंडीशन, इसमें से कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, और कुछ न्यूट्रल है, जिसमें बताया बच्चों ये और ये एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, और SnO2 Pb ये जो देख रहे हो आप ये किस टाइप का हो गया एम्फोटेरिक हो गया, दैट इज एसिडिक भी है और आपका बेसिक भी है, ठीक है, समझ गए क्या, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बच्चों बोलो ओके। ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, एक और कंडीशन कि जर्मेनियम का जो ऑक्साइड है ना GeO, दिस इज एसिडिक इन नेचर, याद रखना एसिडिक नेचर का। और बच्चों कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ रीड नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना, जेई मेंस एडवांस नीट सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। देखो मैं एनसीईआरटी फिजिकल के टाइम पे तो नहीं बोला, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ऐसा है कि एनसीईआरटी के पॉइंट अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन सारे बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई के बच्चे हो। चलिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके का एक्शन होगा, किस तरीके का रिएक्शन होगा, है ना। तो फर्स्ट में हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कार्बन प्लस H2O, ठीक है बच्चों, रेड हॉट कंडीशन पे। तो रेड हॉट कंडीशन पे तो CO प्लस H2 गैस ये रिलीज करता है, जिसके बारे में आपको बता दिए कि CO और H2 गैस का नाम क्या है, ठीक है आपको आप लोगों को। इसके बाद है बच्चों कि अगर SI को हम लोग रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ, यहां से बनेगा ये SiO2 और प्लस H2 बैलेंस कर लेना। अगर हम टीन का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो ये बनेगा SnO2 और साथ में बनेगा आपका H2O, सॉरी H2। तो ये हो गया रिएक्शन विथ वाटर। ओके बच्चों, ये भी मैंने आपको समझाने का काम किया, इस कंडीशन को भी आप ध्यान रखें। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, रिएक्टिविटी विथ, रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, दैट इज X2, ठीक है बच्चों, जिसमें E प्लस अगर आप X2 करेंगे, वेयर E इज इक्वल टू क्या क्या होगा तो पता ही है, X2 इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ओके, ये जब रिएक्ट करेगा तो दो टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एक तो बच्चों EX2 टाइप का और दूसरा EX4 टाइप का, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा कि EX4 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है कंपेरेबल टू क्या आपका EX2 से। रीजन है कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है किस पे, पोलराइजिंग पावर पे, और कैटायन का पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज पे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां पे होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कितना आएगा +4, क्योंकि ये हेलोजन क्या शो करता है -1, -1 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स का वैल्यू +4, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों +2। तो यहाँ पे E का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे E का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब ये +4 पे क्या है आपका मोर पोलराइजिंग, या ऐसा लिख लो मोर PP, दैट इज मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन क्या होता है सब कुछ आपको पता है, हजांस रूल को एक बार रीड कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है।
तो इसके वजह से हमने यहाँ बता दिया कि ये दो टाइप का कंपाउंड बनाता है, एक EX2 टाइप का, एक EX4 टाइप का। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, जैसे जो टीन है, टीन टीन वो SnCl2 भी बनाता है और SnCl4 भी बनाता है, ठीक है। एक हो गया स्टेनिक क्लोराइड और ये हो गया स्टेनस क्लोराइड। पूछा बताओ किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो SnCl4 में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मोर मोर पोलराइजिंग पावर है ना, मोर पोलराइजिंग पावर, दैट इज मोर पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर डिफाइंड फॉर कैटायन, पोलराइजेशन डिफाइंड फॉर एनायन। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, पोलराइजेशन भी क्या होगा, उतना ही तो ज्यादा होगा। ओके, ये बात भी आप जरा ध्यान रखना बच्चों, पोलराइजिंग पावर पे ही डिपेंड करता है पोलराइजेशन। और इसके बारे में फजांस बाबा ने बताया था, इसीलिए इस रूल को कहते हैं फजांस रूल, ठीक है। फजांस बाबा ने इस रूल को दिया है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फजांस रूल। फजांस रूल है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का, मेजर करने का, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं बट कंपेयर करने का वैल्यू इन्होंने ही बताया। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लें ड्यू टू अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंडीशन है, जिन कंडीशनों का आप ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बोलो। इसके बाद है PbI4 और PbI2, ठीक है। इसमें बच्चों ये जो PbI4 है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। बोलोगे सर रीजन क्या होगा, तो देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और क्या लेड। लेड सबसे नीचे है और जैसे नीचे जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीजेस। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा बच्चों तो +4 का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीजेस, एंड +2 का स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इनर्ट पेयर के इफेक्ट की वजह से S2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो +4 का स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और Pb+2 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कंपेरेबल टू क्या आपका Pb+4 से भी ज्यादा स्टेबल होता है। इन सारे सीरीजों में Pb+2 सबसे ज्यादा स्टेबल। इस वजह से बच्चों यहाँ पे PbI तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, बट दिस इज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू, याद रखिएगा, ड्यू टू व्हाट, दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। और कंडीशन क्या रखेंगे यार, कि स्टेबिलिटी ऑफ Pb+2 ग्रेटर देन Pb+4, ये इसका रीजन है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद आप लिखेंगे बच्चों I- is good reducing एजेंट। तो जैसे ही Pb+4 जाता है I- के साथ बॉन्ड बनाने, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये बन जाता है Pb+2 और +I2 गैस, मतलब I2 के फॉर्मेट में बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे एग्जैक्ट रिएक्शन। तो यहाँ PbI4 नहीं बन पाता, समझ गए। अब एग्जैक्ट कैसे हुआ, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अगर यहाँ बताऊं, ये देखिए जो आयोडीन है इसके पास एक निगेटिव चार्ज है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बचेगा, I, है ना। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव, मतलब +4 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +3 पे आएगा। फिर एक और आयोडीन वैसे ही लॉस करेगा तो ये +2 पे चला जाएगा +4 से। अब ये I आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा बच्चों, है ना। देखिए अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से इसका क्या हो गया, रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसका क्या करा दिया, रिडक्शन, खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। और Pb+2 जब फिर वापस से जब ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, जब ये रिएक्ट कर लेता है बच्चों I- के साथ, है ना, तब जाके आगे रिएक्शन कर लेता है कैसा, PbI2, 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 PbI2। इस चीज को ध्यान रखना। नॉर्मली जो कंडीशन था वो मैंने आपको बताने का काम किया बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और
उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? गिव मी आंसर प्लीज माय डियर स्टूडेंट, मेरे नादान परिंदो, आंसर दो, आंसर दो। लिख भी लिए क्या बच्चों? इसको लिख लिए क्या? लिख लो, लिख लो। और सुनो, और सुनो, फिर रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना मेरे बच्चों, प्यार से पढ़ना एनसीईआरटी, कुछ नहीं छूटेगा। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया हूं ना कि एनसीईआरटी पढ़ते बहुत मजा आएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लीज। एसपीडीएफ ब्लॉक का और मेटलर्जी का एनसीईआरटी पढ़ो बच्चों प्लीज, और उसके शॉर्ट नोट्स अलग से प्रिपेयर करो खुद से अपने लिए। हर एक पॉइंट को चुरा चुरा के बाहर निकाल के एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये तो है ही, ये तो मास्टर की हो जाएगा आपके लिए, लेकिन वो जो है एक शॉर्ट नोट्स बनाइए नीट के हिसाब से, जेई मेंस के हिसाब से, वो बहुत काम आएगा आपको। ओके बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बच्चों। तो लिखिएगा हेडिंग में, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चों। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि हीट को कौन कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है, कौन ज्यादा हीट को सहन कर सकता है। जो ज्यादा हीट को सहन करेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होगी, और जो हीट को ज्यादा सहन नहीं करेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बच्चों कम होगा। ओके, अब जैसे यहाँ लिखेंगे कि जो CX4 है, CX4 है, वो ग्रेटर देन क्या है आपका, SiX4। ओके, CX4 ग्रेटर देन SiX4 एंड GeX4 एंड फिर SnX4 और फिर PbX4। ठीक है, समझ गए? तो जहां पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। आपको पता है ना कि +4 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कार्बन +4, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका, हो जाएगा CX4 का। याद रखना बच्चों, मैंने आपको EX4 का थर्मल स्टेबिलिटी बता दिया है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई पूछा, कोई अगर पूछा कि ये तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का यूज किए सेम हेलोजन के साथ, अगर एक ही एलिमेंट का डिफरेंट हेलोजन के साथ यूज करते हैं तो जरा देखिए, जैसे MF4, MCl4, और देखिए MbR4, ठीक है, और देखिए MI4, ठीक है, MI4 ऐसे हमने ले लिया। अब आप देखो, ये जो M है सभी में कॉमन है, तो M साइड से जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा ओवरलैपिंग में वो सभी में सेम है। बट ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ये इसका 3p ऑर्बिटल, ये इसका 4p ऑर्बिटल, और ये इसका 5p ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग में। और आपको पता है जैसे जैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाता है उसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाता है। ठीक है बच्चों, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम। अब बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर कम होता जाएगा, है ना, बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर कम होता जाएगा तो सीधा बात है, सीधा बात है कि भैया क्या, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ जहां ज्यादा होगा वहां का थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा। सबसे ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कहां बच्चों, MF4 पे। इसीलिए ये हो गया आपका ट्रेंड थर्मल स्टेबिलिटी का, अगर आप मेटल सेम रखते हैं तो। ठीक है, समझ गए? तो ये कंडीशन है। और वैसे भी अगर हम बात करें ग्रुप 14 में रेड आई का ट्रेंड का, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टी रफली इक्वल टू लेड, इस तरीके से है। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, अगर हेलोजन को आपने सेम लिया और आप बदल रहे हैं जो एलिमेंट है ग्रुप 14 का, तो वो भी लेंथ बढ़ता जा रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे, बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। दूसरे तरीके से +4 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे कम हो जाता है। ओके बच्चों, बच्चों समझ में आया या नहीं आया? गिव मी आंसर प्लीज। खुशी, आप तो गुस्सा थे मुझसे बाबू, क्लास नहीं आए उस दिन। बताओ, आप मुझसे गुस्सा हो गए थे, सर खुशी खुशी क्यों बोलते रहते हैं बार बार। ठीक है जाओ, गुस्सा हो, गुस्सा हो, अरे आंसर तो जल्दी, गुस्सा हो।
नो। तो फिर क्लास काहे नहीं आए थे बाबू? लास्ट क्लास में भी आए थे आप? नहीं 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 नहीं, हमको डाउट लग रहा है, आप लास्ट क्लास में शायद नहीं आए थे। इसको लिखो जल्दी से बच्चों। इन सभी का रीजन क्या है? आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों, ये कंडीशन आप याद रखना। ठीक है, समझे? तो इसके हिसाब से जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ूं? अरे बोलो जल्दी, आगे बढ़े क्या? अरे बोलो जल्दी यार। ठीक है, अब देखो, हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन CH4 एंड CF4। ठीक है, ये बताने जा रहे हैं। और दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन SnCl4 एंड CCl4। यस यस यस, लैटिस एनर्जी भी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैटिस एनर्जी बहुत टाइप का एनर्जी है ना, तो वो सारे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, है ना। लैटिस एनर्जी मेन होता है बाबू। लैटिस एनर्जी पे जाएंगे तो उसको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, उसमें 2-3 क्लास लग जाएगा। तो वो जब रिवीजन कराऊंगा ना केमिकल बॉन्डिंग, उस टाइम पे बता दूंगा डिटेल में। इधर देखो, CH4 और CF4 में अगर बोल रहे बताओ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो बच्चों याद रखना CH4 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, कि बहुत सारे CH4 के मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे, बहुत सारे CF4 के मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे, है ना। उस केस में मेल्ट कराने में क्या टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लो बच्चों कि ये एक है जिसमें सिर्फ CH4 का मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा है, ये दूसरा है जिसमें सिर्फ CF4 का मॉलिक्यूल भरा हुआ। बोल रहा बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका, CF4 वाले का, या CH4 वाले का? तो आप एकदम सीधा जवाब देना CH4 वाले का। आप दिमाग में सर वाई, रीजन क्या है? तो रीजन बताता हूं, देखो बच्चों, ये जो CHH है नॉर्मली इस तरीके से यहाँ बॉन्डेड है टेट्राहेड्रल, यहाँ भी CF अब आपको पता है कि फ्लोरीन जो है दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत ज्यादा क्या करेगा, खींचेगा फ्रॉम कार्बन। बट कार्बन 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 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। इसका होता है 2.5, इसका होता है 2.1, है ना। तो इसमें ऐसा ज्यादा कोई गैप नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गैप है। फ्लोरीन का 4, इसका 2.5, देखो बहुत ज्यादा गैप है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन more and more. Okay, so magnitude of del negative charge increases on fluorine surrounding atom। ठीक है, सभी पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव बढ़ेगा। तो मान लो एक कंटेनर में जो CF4 भरा हुआ है, CF4 भरा हुआ है, CF4 भरा हुआ है, तो ये तो कार्बन तो सेंटर पे होगा। साइड साइड में कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन। साइड साइड ऑफ फ्लोरीन, इसके साइड साइड का फ्लोरीन, इसके साइड साइड का फ्लोरीन, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव चार्ज रख रहा है। सो उसके वजह से क्या होता है बच्चों, कि मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन होने लगता है, वो अच्छे से कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं कर पाते। सो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CH4 ग्रेटर देन CF4। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंड? अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा।
जल्दी बोलो। यस, तो यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा जरा, एक पॉइंट बना के लिखिएगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so carbon acquire more carbon लिखो, so fluorine acquired more negative charge, due to which between two CF4 molecule repulsion take place, due to which between two CF4 molecule रिपल्सन टेक प्लेस। ओके बच्चों, ये कंडीशन हो गया। दूसरा आ जाइए आप इधर, SnCl4 और CCl4 में, तो सेम वही बात यहां भी लगेगा कि SnCl4 और CCl4 में देखिए, Sn का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SnCl इधर भी CCl देखिए ऐसा। अब कार्बन का इसका 2.5, इसका 3 है ना, और इसका 2.5 से कम है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का है बच्चों 3, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप क्या है, ज्यादा, इधर भी ज्यादा शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो यहाँ भी सेम वैसे ही कंडीशन लगाएंगे, तो CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेरेबल टू SnCl4, क्योंकि कुल मिला के जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो भी कंडीशन है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं बच्चों किस चीज के ऊपर, कोहेसिव फोर्स के ऊपर। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल को बॉन्ड करके बाइंड करके रखने का काम करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और इसमें ध्यान से रखना ये सारी बातें, ये सारे रीजन जो है ना आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इनका यूज करना बच्चों बाद में जाकर। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ूं। बोलो आगे बढ़े। लिख लो यार, सारे बच्चे लिखो जल्दी। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों कि मैं आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर CCl4 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं होगा। बोलोगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अगर कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता फिर हम बोलते कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पहले ही अटैक करेगा
तभी तो Cl बाहर जाएगा ना। अटैक करने के लिए कार्बन के पास क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, सो वो नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें SiCl4 का प्लस H2O, ठीक है, समझ गए, प्लस H2O, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि SiCl4 और H2O ली, तब यहाँ तो हाइड्रोलिसिस होगा और इसके थ्रू क्या बने SiOH4 और प्लस HCl, और यहां से फिर H2O बाहर निकलेगा, निकलने के बाद बन जाएगा ये H2SiO3। ओके बच्चों, यहां से ये कंडीशन बन गया H2SiO3, जिसको हम लोग सैलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसका कंडीशन ऐसा होता है Si डबल बॉन्ड O OH OH, बस, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ, इसमें देखो 1s2 2s2 और 2p क्या आपका 2, ऐसे तो 2p तक ही ना सेकेंड सेल में है, 2d तो होता नहीं है, हाँ बस वही, हाँ सेकेंड का है। बाकी ये जो सिलिकॉन है वो किसका है बच्चों, थर्ड का है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताने का काम किया, समझाने का काम किया बच्चों। इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से रखना। अब इनमें रीजन क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, देखो आप देख सकते हो, जैसे ये सिलिकॉन है ना, और पहले से यहाँ Cl 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 और ये Cl, ठीक है। इसमें जो है ना ऑलरेडी वैकेंट, वैकेंट क्या है बच्चों, सेकेंड रिएक्शन, कौन सा, ये वाला SiCl4 प्लस H2O, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 प्लस H2O गिव्स SiOH4 प्लस HCl। कैसे, क्योंकि इस सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इधर से जो H2O है ना अपने लोन पेयर के साथ यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है बहुत इजीली। ओके, इस वजह से तो कंडीशन को जरा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ठीक है। गिव मी आंसर प्लीज, आंसर दो, आंसर दो, समझ में आ गया कि नहीं आया। उसके बाद वहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला, सैलिसिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए, देखिए ये जो CCl4 है, CCl4 ये लेविस एसिड नहीं है, नो लेविस एसिड, क्योंकि इसके पास वैकेंट कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। बट SiCl4 का अगर आप बात करते हैं तो ये एक लेविस एसिड है बिकॉज ऑफ कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिलिकॉन कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, ये बिहेव करेगा एज ए व्हाट, लेविस एसिड बच्चों। ये कंडीशन को ध्यान रखना, इस सिचुएशन को ध्यान रखना, और लेविस एसिड की तरह जब ट्रीट करेगा, क्यों करेगा समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बाबू, अरे बोलो, क्योंकि यहाँ पे नो, नो वैकेंट, ठीक है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। बट यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है, और कौन सा, डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए बिहेव कर रहा है किसकी तरह, लेविस एसिड की तरह। जैसे अगर बात करें SiCl4 और यहाँ Cl माने देती है, यहाँ पे अटैक करेगा इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में 2 टाइम्स, तो ये बना लेता है ऐसा SiCl6, SiCl6 टू द पावर -2, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों 6, कि ये 6 क्लोराइड से सराउंडेड अब हो गया। ओके बच्चों, तो ये देखिए जो लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। और लेविस एसिड होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है, तभी वो लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकेगा। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो लोन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। लिखो जल्दी, लिखते जाओ बच्चों, लिखते जाओ।
आज ही अपना लास्ट लेक्चर है ग्रुप 14 का, ठीक है। जो आज अभी पढ़ा पाऊंगा लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो बाकी रिमेनिंग होगा वो उसका लेक्चर अपलोड कर देंगे आज ग्रुप 14 का। चलिए लिख लिए बच्चों। अरे बोलो जल्दी, जल्दी बोलो बाबू लोग, लिख लिए। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन, SnI2 और बच्चों PbI2, इनका कलर पूछता है तो याद रखिएगा, जो SnI2 है ना, ये रेड कलर का होता है और ये व्हाइट कलर का होता है, ओके। जिसमें इसके पास मोर थर्मोकेमिस्ट्री कल से पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। मोर मोर ऑक्सीडाइजिंग, या ऐसा लिख सकते कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बोलोगे सर वो कैसे, देखो टीन के पार भी +2 चार्ज है, लेड पे भी +2 चार्ज है, यहाँ भी आयोडीन यहाँ भी आयोडीन। तो बच्चों याद रखना कि जब चार्ज सेम हो तो हम साइज से देखते हैं, साइज छोटा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा ना, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखने जा रहे ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर में अगर हम बात करें जैसे CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल रहा है, बताओ इसमें क्या ट्रेंड होगा बच्चों, खुद ही सोच के देखो तो। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि +4 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका जो +4 है, +4 क्या है आपका, लेस स्टेबल, तो ये खुद को कन्वर्ट करना चाहेगा किसमें, आपका +2 में। तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना बच्चों। ओके ओके, बोलो जल्दी। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा आगे कंडीशन क्या है। आगे कंडीशन है कि Pb+4 से कहां पे जाएगा, Pb+2 पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो खुद को रिड्यूस करे तो दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक कंपाउंड है कार्बन सब ऑक्साइड, जिसको आप ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, C3O2 फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन अगर लिखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp ओके। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन आपको बताता हूँ भैया ये प्रिपेयर कैसे होता है, ठीक है। तो एक होता है अपना मेलोनिक एसिड, ठीक है। मेलोनिक एसिड में अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज P2O5 अगर ऐड करते हैं, मेलोनिक एसिड क्या होता है बच्चों, CH2 COOH। इसमें अगर आपने P2O5 ऐड कर दिया, दिस इज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, जो डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, यहाँ से H2O बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो देखो कंडीशन कैसा है कि यहाँ से एक H और यहाँ के H और एक O, तो इधर से एक H2O, फिर एक H यहाँ का, फिर एक H और O, H2, बताओ समझ रहे हो। अरे बाबू लोग समझ रहे हो, यहाँ 2 H है ना यार, इसके साथ ही एक चला गया और इसके साथ एक चला गया, ठीक ना। इसका एक बॉन्ड फ्री, वैसे एक बॉन्ड फ्री दिया, तो आपस में बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड फ्री, इधर से बॉन्ड, इधर से एक बॉन्ड, तो बन गया क्या, बस C3O2 +2 H2O, C ट्रिपल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और O, इधर से क्या आपका O। ये बच्चों प्रिपरेशन का मेथड मैंने बता दिया कि कैसे प्रिपेयर हुआ, और साथ में हम लोग हीट भी करते हैं। इस रिएजेंट का नाम है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, P2O5 या फिर P4O10 कहीं दिया रहे तो समझ जाना कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, रिएजेंट है, वो डिहाइड्रेट करेगा, वाटर निकालने का काम करेगा, ठीक है, फ्रॉम कंपाउंड। अंडरस्टैंड बच्चों, बात समझ में आया क्या, गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आ गया बात, जल्दी बोलो।
और जल्दी जल्दी बोलो मृदुला। बहुत दिन बाद आए बाबू, क्लास नहीं आते हो आप रेगुलर। मृदुला। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन।